Hi, hello and welcome. I'm Guri. I'm a second year MBA student at GGS MCH फरीदकोट। आपको पता है कि काउंसलिंग का प्रोसीजर एक बहुत ही टीडियस प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मिलते नहीं है, लेट हो जाते हैं बनाने में। तो उन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करने के लिए, ताकि वो गलतियाँ ना हो, हम पहले से ही एक वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि आपको पहले से ही थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो जाए काउंसलिंग के रिगार्डिंग कि क्या होने वाला है। तो पहले तो एक शेड्यूल आता है काउंसलिंग के लिए। जैसे अभी मैं इस वीडियो में पंजाब स्टेट काउंसलिंग की बात करूंगा। अगर आपको और स्टेट की काउंसलिंग या फिर ऑल इंडिया की काउंसलिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अभी बात करते हैं पंजाब स्टेट काउंसलिंग की फॉर नीट यूजी फॉर MBBS सीट्स। सबसे पहले एक आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस फरीदकोट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर नीट यूजी के सेक्शन में फॉर एडमिशन इन MBBS BDS कोर्सेज में वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको रजिस्टर करना होगा। उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पहले तो आपने नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, जो कि बहुत कम है। तो आप नीट क्वालिफाई करेंगे, जो कि सारे बच्चे ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं क्लियर, पर एक कट ऑफ मार्क्स चाहिए होता है जिसके ऊपर सीट्स अलॉट होती हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेट बहुत सारे लोग कर सकते हैं, पर सीट्स बहुत कम को ही मिलती हैं, क्योंकि बहुत कम सीट्स है पंजाब में। 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, अराउंड 5 जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें कुछ सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं और कुछ पूरी प्योर मैनेजमेंट सीट्स हैं। और प्राइवेट सीट्स पे जो फीस है वो काफ़ी हाई है। मैनेजमेंट कोटा के लिए तो बहुत ही हाई है, सेमी गवर्नमेंट के लिए थोड़ी कम है और गवर्नमेंट में कम है। पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें भी फीस जो है पंजाब के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में काफ़ी हाई है। जैसे फर्स्ट ईयर की फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट और मोहाली, इन चारों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 1,68,000 है। और बाकी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके रिगार्डिंग एक केस चल रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। तो अभी चलते हैं काउंसलिंग की वीडियो के बारे में। अभी मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। पहले तो मैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ उनको सेफली संभाल के एक माई क्लीन बैग में या फिर एक पैम्पलेट में, जिसमें भी आप संभालना चाहते हो, एक अच्छी जगह पे सेफ तिजोरी में छुपा के रख दो। ठीक है, ताकि वो कहीं गुम ना हो जाए, ताकि काउंसलिंग में आपको दिक्कत ना आए। जब भी आपको चाहिए होंगे आप अपनी जगह से निकालो और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाओ। एज सिंपल एज दैट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपने नहीं बनवाए तो बनवा लो, और अगर बने हुए तो उनको संभाल के सेफली एक अच्छी जगह पे रख लो जहां से आपको मिल भी जाए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कई बच्चों ने डाउट मेरे सामने रखा है, मेरे इंस्टा पे भी मैसेजेस आए और नोटिफिकेशंस में भी मिले मेरे को मैसेजेस, और जो मेरे कमेंट सेक्शन है वीडियोस में उसमें भी बहुत सारे मैसेजेस आए। जैसे उसमें था कि बच्चों को डाउट था कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट और डोमिसाइल इसमें क्या डिफरेंस है। तो रेजिडेंस और डोमिसाइल एक ही बात है कि आप पंजाब में रहते हो कि नहीं। तो आप अगर आपके पास प्रूफ है और डोमिसाइल हो, रेजिडेंस हो, पंजाब में तो वैसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट ही चलता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी नियर बाय सेवा केंद्र से अगर आप पंजाब में रह रहे हो तो आप वहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ठीक है, और वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कि आप इस स्टेट के हो। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, कई बार ऐसे होता है कि कुछ बच्चे जो बिलोंग करते हैं दूसरी स्टेट से, पर वो किसी कारण से यहाँ से +1 +2 कर रहे होते हैं। वेदर कुछ भी कारण हो सकता है। ठीक है, मान लो मूव कर गया ना, अभी मूव करें या 2 साल पहले 3 साल पहले, तो मान लो उन्होंने +1 +2 यहाँ से करी है, तो वो भी स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। बाकायदा उनको एक अपने स्कूल से एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा कि हमने इस स्कूल से, जो कि पंजाब में है, वहाँ से अपनी +1 +2 करी है, और वो आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिलवा देगा पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। जिन भी बच्चों ने नीट के एडमिट कार्ड को पहले ही पेपर जैसे खत्म हुआ फेंक दिया था, तो उनके लिए है कि वो अपना नीट का एडमिट कार्ड ढूंढ लें और उसे भी संभाल के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रख ले, क्योंकि नीट का एडमिट कार्ड भी चाहिए, नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी चाहिए एज ए प्रूफ कि आपने नीट का पेपर दिया भी है कि नहीं। ठीक है, और जो आपका रिजल्ट कार्ड है, नीट का रिजल्ट कार्ड, वो भी ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए। तो ये 3 जो नीट के रिलेटेड चीज़ें थी ये इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और आपका नीट का रिजल्ट कार्ड, स्कोर कार्ड, वटेवर जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें सेफली संभाल के रख लो। उसके बाद आप कहते हैं स्कूल के प्रूफ्स। स्कूल के प्रूफ्स में सबसे पहले आपको चाहिए 10th की जो मार्कशीट है वो चाहिए। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेक करते हैं, नाम वगैरह चेक करते हैं। अगर किसी के नाम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो CBSE के पास जाओ, उसको ठीक करवा के आओ। ठीक है, ताकि काउंसलिंग के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी करवा लो, टाइम है, हो भी जाएगा। ठीक है, ये टाइप पे देना भी होता है। ठीक है, तो 11th का सर्टिफिकेट भी जिन्होंने इधर उधर फेंक दिया था कि ज़रूरत नहीं होती, तो होती है,
उसे संभाल के फिर से रख लो अपने साथ और उसे भी एक सेफ जगह पे रख दो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका +2 की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास है। अगर दोनों है तो बेटर है, ठीक है। तो 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपने पास संभाल के रख लो, ठीक है, और उसे भी एक सेफ जगह पे रख दो। और उसके बाद आता है आपका एक छोटा सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल वाले आपको दे ही देंगे। उसके बाद आता है एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप टीसी लेना चाहते हो ले सकते हो, स्कूल वाले मना तो नहीं करेंगे, पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है बस, टीसी की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। पंजाब बोर्ड के हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड के हैं या फिर आईसीआईसी बोर्ड के हैं, उनके बोर्ड जो है उनको +2 के टाइम पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। टीसी मिलती है ले लो, नहीं मिलती है मत लो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है और उसे भी लो और संभाल के रख लो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 10th, 11th, 12th के पासिंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और उसके बाद में आपको चाहिए एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेम ही बात है। तो सेवा केंद्र या फिर कचहरी से जहाँ से भी आप बनवाना चाहो वहाँ से रेजिडेंस सर्टिफिकेट बन जाता है। प्रूफ के तौर पे उस पर आपके मम्मी पापा का आधार कार्ड लगता है ना, जिस पे एक एड्रेस लिखा होता है, और फिर उस पर तहसीलदार के, पटवारी के और सरपंच वगैरह के जो साइन होते हैं अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं। और जिनके भी आप सेवा केंद्र चले जाओ वो आपको बता देंगे किस किस से साइन करवाने। फॉर्म फिल करो, सिंपल सा फॉर्म होता है, उस पर आपकी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लगता है, वोटर आईडी कार्ड लगा लो, ड्राइविंग लाइसेंस लगवा लो, आधार कार्ड लगवा लो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने का। शायद आपके घर वालों को पता भी होगा, अगर नहीं पता तो सेवा केंद्र जाओ, उनसे फॉर्म लो, फिल करो और बन जाएगा, ठीक है। ये होगा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सपोज PWD कैटेगरी या फिर SC कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी, है ना, जैसे आपको कैटेगरी कोटा मिलता है सीट लेने के लिए पंजाब में, तो आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी बनवाने हैं। SC का सर्टिफिकेट, अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपने नीट के फॉर्म में SC लिखा है, तो आपको SC सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आप OBC से करते हो बिलोंग तो OBC, एंड ऑब्वियसली अगर आप PWD कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको उसका भी वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बनवा लो। और उसके अलावा अगर आप डिफेंस कोटा से बिलोंग करते हो तो डिफेंस कोटा में एक इलेबोरेटेड वे है, कुछ कैटेगरीज हैं, है ना, तो कैटेगरी कोड्स को भी मैं एक स्पेशल वीडियो में कवर कर दूंगा कि किस कैटेगरी के लिए कौन सा कैटेगरी कोड है, ठीक है। तो उसको भी मैं कवर कर दूंगा सेपरेट वीडियो में। अभी तक मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो डिफेंस के हैं उनके लिए एक स्पेशल सर्टिफिकेट्स बनते हैं, जिन्होंने मान लो किसी के पेरेंट्स थे, सपोज करो, है ना, उनकी डेथ हो गई ड्यूरिंग आर्मी में थे या BSF में थे या फिर किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे और उनकी डेथ हो गई ड्यूरिंग ड्यूटी, तो उनको एक डिफेंस कोटा मिलता है। ऐसे ही पंजाब पुलिस के लिए भी कोटा है एक, पर उसमें भी कुछ, है ना, क्राइटेरिया होते हैं कि अगर वो लिविंग है तो ड्यूरिंग देयर सर्विस उनको कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हो, है ना, तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है, उसमें मैं अलग से एक वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है, डिफेंस कोटा को। नेक्स्ट आता है हमारा अदर कोटा, जैसे फ्रीडम फाइटर कोटा है, उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आप बनवा सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो अगर आप फ्रीडम फाइटर कोटा से बिलोंग करते हैं ना, आपकी फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर था और आपके ब्लड रिलेशन में होना चाहिए वो, ठीक है, मतलब आपके दादा परदादा बाबा। तो उसके बाद आता है टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया। ऐसे पर्सन्स है ना जिनकी फैमिलीज टेररिस्ट राइट्स वगैरह में अफेक्ट हुई हैं, है ना, या फिर उनके किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हुई है ब्लड रिलेटेड, ठीक है, तो जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई है है ना, तो उनके केस में उनको एक कोटा दिया जाता है TARA। ऑल्दो बॉर्डर एरिया, TARA, राइट्स अफेक्टेड, टेररिस्ट अफेक्टेड, बॉर्डर एरिया, इनमें बहुत कम सीट्स होती हैं, तो इनकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सी होती है। 5 सीट्स हैं, ठीक है, सपोज करो बॉर्डर एरिया में, तो बॉर्डर एरिया को फिल करने को डिपेंड करता है कि लास्ट जो बच्चा उस बॉर्डर एरिया की सीट को फिल कर रहा है उसके कितने मार्क्स है, उसी पे कट ऑफ जो है डिपेंड करेगी, ठीक है। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा हो जाता है हर बार ही बॉर्डर एरिया, जिनकी कम सीट्स हैं जिन कोटास की, उनमें बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी होती है कट ऑफ। हालांकि मैंने कट ऑफ पे भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे भी जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे भी जाके देख सकते हो। पंजाब की स्टेट काउंसिलिंग की सेकंड राउंड की कट ऑफ जो है मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग कट ऑफ मैं अलग से वीडियो बना के बता दूं तो ऐसा भी मैं कर दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं कि नहीं, ठीक है। अगले डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर सपोज करो आप आपने +2 पास करी,
आपको क्लियर नहीं था कि आप नीट क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और आपने नीट का पेपर भी दिया, मान लो क्रैश कोर्स किया किसी ने +2 के बाद और नीट का पेपर उसका क्लियर नहीं हुआ और वो एक कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, ठीक है। अगर उसने मान लो कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर वो नीट की तैयारी भी कर रहा है साथ के साथ, सपोज उसका नीट इस साल क्लियर हो गया था, ठीक है, अब उसके रिजल्ट में अच्छे मार्क्स आ गए और वो चाहता है कि है ना वो अपने कॉलेज से मतलब रिजाइन कर दे, है ना, अपने कॉलेज को छोड़ दे उसको और MBBS कॉलेज में एडमिशन ले, तो उसे चाहिए होगा एक NOC सर्टिफिकेट, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि उसका कॉलेज जिसमें अभी वो पढ़ रहा है वहाँ से मिलेगा, और जो कि बहुत ईजी है, एक एप्लीकेशन लिख के दे दो वो आपको NOC दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आपको एक गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ सकता है। मान लो आपने ड्रॉप किया है, अगर आपने ड्रॉप किया, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है तैयारी कर रहे थे, तो आप उनसे भी एक NOC नहीं, एक गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो कि हाँ ये बच्चा हमारे पास इतने टाइम पीरियड से इतने टाइम पीरियड तक हमारे पास कोचिंग कर रहा था, तो वो एक गैप सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक है। एक सेल्फ डिक्लेरेशन होती है गैप सर्टिफिकेट की कि हाँ आप उस टाइम पीरियड में क्या कर रहे थे, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन है कि वो गैप जो आपका +2 के बाद में आपका गैप पड़ा है कॉलेज लेने तक, जिसमें आपने ड्रॉप किया, उसमें आपने क्या किया, ठीक है। तो एक गैप सर्टिफिकेट होता है, कुछ नहीं है इतना ज़्यादा, वो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट में अगर आपने मतलब सेल्फ स्टडी करके खुद किया है, तो वो मतलब कोर्ट वगैरह कचहरी से जाके आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन बनवा सकते हो कि आपने सेल्फ स्टडी किया है, अपने मतलब इंस्टीट्यूट वगैरह से करा है, तो आप उन इंस्टीट्यूट वालों से भी गैप सर्टिफिकेट एक बनवा सकते हो कि उस टाइम पीरियड में आपने उस इंस्टीट्यूट में तैयारी की है। तो ये था गैप सर्टिफिकेट के बारे में। उसके बाद जब काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक स्वॉन डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि आप MBBS में ही मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप किसी और स्टेट की काउंसलिंग का फ़ायदा नहीं उठा रहे, ठीक है। तो और ऑल इंडिया का नहीं होता इसमें कोई चक्कर, ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हो, किसी और स्टेट में नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आपने इस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो एक स्वॉन डिक्लेरेशन होती है जो कि पेरेंट्स की भी होती है और बच्चे की भी होती है। उसका जो एफिडेविट होता है, जैसी काउंसलिंग स्टार्ट होती है वो उनकी वेबसाइट पे आ जाता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे शायद वो आपको वहाँ पे आ भी जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके नोटरी की स्टैम्प्स वगैरह लगा के साइन करवा के उसे अपलोड करना होता है और आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाती है। और इम्पॉर्टेंट बात आती है वो है कि जब हम काउंसलिंग की जब वो पोर्टल खुलता है, तो उस पर जो चीज़ें हम फिल करते हैं उससे भी बहुत ध्यान से फिल करना होता है। आपका नाम उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स का नाम उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको भी चेक किया जाता है आपके 10th के सर्टिफिकेट के साथ। तो नेम, आपका नाम, आपके पिता का नाम, है ना, आपकी 10th कहाँ से हुई, 12th कहाँ से हुई, कितने नंबर थे, ये वो। उसके साथ साथ मेजर फोकस जो आपका डेट ऑफ बर्थ पे होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट स्कैन करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, साइन चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर स्कैन करके आपकी फ़ोटो चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो वो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, वो आप कैफ़े में जाके करवा सकते हैं। अगर तो आपके पास लैपटॉप वगैरह है, आप पहले से ही मतलब फिल करते आ रहे हो, है ना, फॉर्म वगैरह, और आपको आता है तो आप कर लेना, ठीक है। घर पे स्कैनर वगैरह वैसे सबके पड़ा नहीं होता, तो कैफ़े से जाके करवा लो, 100 रुपये लगते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टीडियस प्रोसीजर नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात काउंसलिंग को लेके जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 5000 रुपीज़ है। स्टेट काउंसलिंग पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो वो 5000 है। अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए वो है 5000, ठीक है। और ऐसी कैटेगरी के लिए है वो 2500। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपको पे कहाँ से करनी है, आपको वो अपने ही अकाउंट से करनी है या अपने पेरेंट्स के अकाउंट से करनी है, कैफे से नहीं करनी, ठीक है। और जो उसके अलावा एक विलिंगनेस सबमिट करनी होती है कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस को प्रेफर करोगे, तो आपके लिए जो विलिंगनेस सबमिट करने के लिए फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, वो होती है 10,000 गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। और अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो जो आप विलिंगनेस दोगे गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करने के लिए काउंसलिंग के लिए, उसके लिए आपको 1 लाख जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी फीस। उस फीस को भी आपने खुद के अकाउंट से या फिर अपने पेरेंट्स के अकाउंट से ही करना है, कैफे के अकाउंट से कभी नहीं करना। अगर आप फीस डिपॉजिट करोगे तो वो अपने अकाउंट से या फिर अपने पेरेंट्स के अकाउंट से करनी है, ठीक है, या फिर अपने किसी रिलेटिव्स के अकाउंट से कर सकते हो। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप वो रजिस्ट्रेशन फीस और विलिंगनेस की फीस सबमिट करोगे, डिपॉजिट करोगे, तो उसकी एक स्लिप निकलेगी, वो निकलवा लेना और उसका एक स्क्रीनशॉट भी अपने पास लेके रखना एज ए प्रूफ। के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी को मतलब क्लियरली बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि
जैसे ही आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लो, उसके बाद हर एक डॉक्यूमेंट की 5-5 कॉपीज करवा के रखना, क्योंकि आगे काउंसलिंग के टाइम पे जब आप जाओगे है ना, तब कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ज़रूरत पड़ती रहेगी इन डॉक्यूमेंट्स की, तो उनकी फ़ोटो कॉपीज़ करवा के रखो। भले आपको स्कॉलरशिप भरनी पड़े है ना, तो उनकी एक फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उन सब की फ़ोटो कॉपीज़ करवा के रखो और स्कैन करा के उसकी एक डॉक्यूमेंट बनवा के रखो और उसको मेल करो अपने मतलब पेरेंट्स को, ताकि वो जब भी आपको उनको एक्सेस करना हो आप मेल में जाओ है ना अपने में, और उसको रीच कर सको है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने 10th 12th 11th डॉक्यूमेंट्स, रेजिडेंस सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC का OBC का है ना, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक डॉक्यूमेंट बना के स्कैन करके उनको अपने पास संभाल के रख लो फ़ोन में, ठीक है। और अपने पेरेंट्स को भी सेंड कर दो, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ढूंढ सको अपने फ़ोन में भी। कई बार फ़ोन में भी डॉक्यूमेंट पड़ी होती है और मिलती नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ होता है फ़ोन में, ठीक है। अभी मेरा गला सूख रहा है और मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने सोना भी है, तो अभी के लिए इतना ही है। बाकी जितनी भी चीज़ें आपके और डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिए है ना। और अब मेरे जैसे यूनिवर्सिटी टर्म एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, और इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि और वीडियोस ऐसे ही काउंसलिंग के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसके रिगार्डिंग बनाता रहूँ। बिफोर यू लीव, if you liked the video, press the like button, comment down in the comment box, let me know what you want in next videos, share this video with friends, and do subscribe the channel. It's not that difficult. Press that subscribe button below, make it gray, and receive notifications of my videos as soon as I upload them. I'll see you in the next video. Until then, stay healthy.